साल 1983 पाकिस्तान की सियालकोट जेल। एक गहरी काल कोठरी में एक शख्स बैठा हुआ है जिसके नाखून उखाड़ दिए गए हैं, जिसके शरीर पर चोट के अनगिनत गहरे निशान हैं और उसको पाकिस्तानी आर्मी पीट पीट कर पूछ रही है कि भाई तुम सही बताओ, तुम कौन हो। और वो इंसान दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं नवीन अहमद साकिर हूँ। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही था। वो इंसान नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि इंडिया का एजेंट रविंद्र कौशिक। दिख रही थी। और इस ड्रामा कंपटीशन के बाद रविंद्र कौशिक को दिल्ली बुलाया जाता है। उनसे कहा जाता है क्या तुम देश के लिए काम कर सकते हो। रविंद्र कौशिक कहते हैं, पहले तो सोचते हैं कि मैं देश के लिए कैसा काम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर उनसे ये एजेंट कहते हैं कि तुमको ऐसा काम करना होगा, ना तो आपके पास में वर्दी होगी, ना आपके पास में कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा, फिर भी आप इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जासूसी। और उन लोगों की बात सुनकर 21 साल के रविंद्र कौशिक यहाँ पर हाँ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए काम कर सकता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और यहीं से शुरू होता है द ब्लैक टाइगर बनने का एक नया चैप्टर। दोस्तों रविंद्र कौशिक को सीधे पाकिस्तान नहीं भेजते हैं, बल्कि दिल्ली में 2 साल तक एक ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो आम आदमी की रूह को कपा दे। नंबर 1, उनको शुद्ध उर्दू सिखाई जाती है। उसके बाद उनको पंजाबी और सिंधी का लहजा भी दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान उन पर शक ना कर सके। नंबर 2, उनको नमाज पढ़ने के तौर और तरीके, इस्लाम की बारीकियां सिखाई जाती हैं और जहाँ तक कि उनका खतना भी कराया जाता है ताकि कोई भी इंसान पाकिस्तान में उनके ऊपर शक ना कर सके, उन्हें लगे कि ये पाकिस्तान का ही बंदा है। और दोस्तों नंबर 3, उनका नाम पूरी तरह से बदल दिया जाता है। वो अब रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि मोहम्मद नबी हुसैन साकिर बन चुके थे। यहाँ तक कि उनके भारत के सारे सर्टिफिकेट जला दिए जाते हैं और उनके घर वालों को
देश में आने वाले संकट को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों उसी दौरान उनको एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से प्यार हो जाता है। अमानत के पिता पाकिस्तानी सेना में टेलर के रूप में काम करते थे, वो उनकी वर्दियां सिला करते थे और एक दिन उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम रखा जाता है आरिफ। दोस्तों जरा सोच के देखिए, एक इंडियन एजेंट दिन में पाकिस्तान की वर्दी पहनता और रात को अपने पाकिस्तानी बच्चे और बेबी के साथ में सोता, लेकिन उनका दिल और दिमाग हमेशा अपने परिवार और अपने देश के लिए ही धड़कता रहता था। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी, ये स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री वीडियो धुरंधर मूवी से इंस्पायर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये धुरंधर मूवी से इंस्पायर नहीं है, बल्कि ये एक रियल घटना पर आधारित कहानी है। इसको आप गूगल पे आकर सर्च कर सकते हैं। 1979-1983 के बीच रविंद्र कौशिक भारत को एक ऐसी प्लानिंग का हिस्सा भेजते हैं जिससे पाकिस्तानी मेजर भी हैरान रह जाते हैं कि उनकी प्लानिंग का पहले से ही भारत को कैसे पता चल जाता है। क्योंकि दोस्तों उसी दौरान रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की भारत को सटीक खबरें दी थी, जिससे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से दंग रह गई थी। और जब ये खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता लगती है तो इंदिरा गांधी पूरी तरह से दंग रह जाती हैं और वो रविंद्र कौशिक को एक सीक्रेट मैसेज भेजती है। उनको नाम देती है द ब्लैक टाइगर, जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर जैसी मूवी भी बन रखी है पहले। रविंद्र कौशिक भारत के एक ऐसे अनमोल रतन थे जो पाकिस्तानी सेना में घुसकर उनके सीने पर बैठकर भारत को सटीक खबरें दे रहे थे। लेकिन दोस्तों सितंबर 1983 में जासूसी दुनिया का एक ऐसा काला दिन आया जिसकी वजह से रविंद्र कौशिक को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, और वो भी एक इंडियन एजेंट की वजह से। इंडियन रॉ रविंद्र कौशिक से बात करने के लिए एक नए रॉ एजेंट को भेजती है जिसका नाम था इनायत अली। इनायत अली बाकी रॉ एजेंट की तरह इतना माहिर नहीं था। जैसे ही वो बाघा बॉर्डर पार करता है, पाकिस्तानी ISI उसको अरेस्ट कर लेती है और दोस्तों पाकिस्तानी ISI उसको बेरहमी से टॉर्चर करती है और वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो भारत के सारे राज उगल देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक इंसान से मिलने आया हूँ जिसका नाम है नबी अहमद साकिर। और दोस्तों इनायत अली की ये बात सुनकर पाकिस्तानी ISI पूरी तरह से हैरान रह जाती है। पाकिस्तानी आर्मी इनायत अली को एक हनी ट्रैप की तरह यूज करती है। वो उससे कहती है कि जहां उनकी मीटिंग थी उसी पार्क में नबी अहमद साकिर को बुलाएं और वो दोनों आपस में बात करें, जो उनकी बात है, जो उनका मिशन है, उसके बारे में डिस्कस करें। रविंद्र कौशिक जो पिछले 8 साल से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे थे, वो एक दिन और उस दिन अपने ही नौसिखिया एजेंट की वजह से पकड़ जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही रविंद्र कौशिक इनायत अली से मिलने के लिए पार्क में जाते हैं, पार्क में जाते ही पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगले 18 साल तक रविंद्र कौशिक को मियांवाली, लखपत जेलों में रखा जाता है। उनको बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है। और दोस्तों रविंद्र कौशिक को 18 साल तक इतना पीटा जाता है कि उनके शरीर की हड्डियां पूरी तरह से गलने लगी थी। उनको टीबी नाम की एक बीमारी भी हो जाती है, ऊपर से फेफड़े गलने लगते हैं। दोस्तों रविंद्र कौशिक को यह दुख नहीं था कि उनको पीटा जा रहा है या मारा जा रहा है, उनको दुख था कि मेरे देश ने ही रवैया चेंज कर लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत सरकार ने उन्हें अपना देश का एजेंट बताने से इनकार कर दिया था। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी जेल से चोरी छुपके अपने पिता को एक लेटर लिखा। क्या भारत जैसे बड़े देश को कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अगर मैं मर जाऊं तो गम मत करना, कहना कि मेरे बेटे ने अपने देश के लिए जान दी है। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रविंद्र कौशिक के बाद में उनकी पत्नी अमानत और उनके बेटे आरिफ का क्या हुआ। मैं आपको बताऊं कि जब रविंद्र कौशिक को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उन लोगों के, उनके परिवार वालों को भी टॉर्चर किया जाता है, उनको भी बेरहमी से पीटा जाता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है। और दोस्तों नवंबर 2001 में पाकिस्तानी जेल मियांवाली में तड़प कर रविंद्र कौशिक ने अपनी जान दे दी, इलाज न मिलने के कारण। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र कौशिक की लाश को भारत को नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने रविंद्र कौशिक की लाश को जेल के पीछे किसी गड्ढे में ही दफना दिया था। लेकिन इसके बाद रविंद्र कौशिक के परिवार वाले, घर वाले बहुत दुखी होते हैं कि उनकी लाश तक को इंडिया में नहीं भेजा जाता है, बल्कि जेल के पीछे किसी गड्ढे में दफना दिया जाता है। दोस्तों रविंद्र कौशिक तो चले गए, लेकिन उनका बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया है। आज हम मूवी देखते हैं पठान, एक था टाइगर जैसी मूवी देखते हैं तो हमको लगता है कि जासूसी एक बहुत ग्लैमर्स की तरह है। लेकिन दोस्तों रविंद्र कौशिक की ये कहानी हमें सिखाती है कि जासूसी का अंत हमेशा अकेलेपन, कालकोठरी और एक गुमनामी मौत होती है।
दोस्तों, क्या रविंद्र कौशिक को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? उनकी मां अमल देवी मरते दम तक अपने बेटे के सम्मान के लिए लड़ती रहीं। दोस्तों, भारत सरकार ने उनके घर वालों को कुछ पैसे तो दिए, लेकिन उनको वो आधिकारिक हक नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, जासूस वो सिपाही होता है जिसके पास में ना तो वर्दी होती है, ना कोई मेडल होता है और ना ही कोई परेड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रविंद्र कौशिक की यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।